गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं अप्लाइड फिज़िक्स 1 की ट्यूटोरियल क्लास डिस्कस करने जा रही हूँ बीटीआर के नए सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग। आज हम यूनिट 2 की ट्यूटोरियल क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 2 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी पर आधारित है। इस सीरीज़ की आज ये सेकंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे फोर्स, वर्क और एनर्जी से रिलेटेड। आज उसी को ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि मान लीजिए एक बॉल है जो कि एक रोप यानी रस्सी से कनेक्टेड है, जिसे एक सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है। जो रस्सी में तनाव पैदा होता है वह कितना है? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का उसमें तनाव उत्पन्न हो रहा है। और जिस वृत्ताकार पथ पे हम उसे घुमा रहे हैं उसकी रेडियस 1 मीटर है। तो उस 1 मीटर के रेडियस के वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा है, यह हमसे पूछा गया है। तो इसका अब हम आंसर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से निकालेंगे कि हमने कितना वर्क डन किया उस बॉल को वृत्ताकार पथ में घुमाने के लिए, स्विंग कराने के लिए। इसको करने से पहले हमने जो हमारे यूनिट 3 में आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाए थे, अगर हम उसे ध्यान करते हैं तो हमें याद आएगा कि सर्कुलर मोशन में जब भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो ये अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है यह कैसी होती है? ये हमेशा केंद्र की ओर होती है। वस्तु से जिस केंद्र के चारों तरफ हम उसे घुमा रहे हैं उस केंद्र की ओर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह हमेशा उस सेंट्रीपिटल फोर्स के लंबवत होता है, या यूं कहें कि जिस हम वृत्ताकार पथ पे हम वस्तु को घुमा रहे होते हैं उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। यहाँ आपको दिखा रखा है चित्र में भी कि ये जो वस्तु को हमने बॉल को घुमाया तो उस पर लगने वाला बल F केंद्र की ओर है, जबकि उस पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस दिशा में है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ दिखा रखा है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये जो एंगल है वो एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री का। कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के एंगल होने के कारण वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं? F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल। अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में सर्कुलर मोशन में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। तो यदि हम इसका मान रखते हैं तो cos 90 कितना होता है हमारा? 0। इसलिए जो हमारा वर्क डन निकल के आएगा W, वो कितना आएगा? 0। यानी हमें 0 कार्य करना होगा उसके सर्कुलर मोशन में, अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स। जो हमने पढ़ा है भौतिकी में उसके अनुसार अगर किसी रोप से जुड़े हुए बॉल को हमें वृत्ताकार पथ में घुमाना है तो उसके लिए हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए 10 किलोग्राम का कोई भी वस्तु है, एक हॉरिजेंटल फोर्स उस पर लग रहा है जिसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है कि
20 मीटर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बल लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसमें? 20 मीटर। तो कितना वर्क उसके द्वारा किया जाएगा? वर्क डन पूछा गया है, तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 20 मीटर दे रखा है, फोर्स निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? F इक्वल्स टू एम ए। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, जो कि दे रखा है 10 किलोग्राम। ए क्या है? एक्सेलरेशन, जो कि आपको गिवन है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब हम ये दोनों मान रखेंगे तो हमें फोर्स का मान पता लग जाएगा। F इक्वल्स टू एम ए से सरल करने पर 50 न्यूटन, 50 न्यूटन बल लग रहा है। और इसे जब हम वर्क के फॉर्मूले में रखेंगे, वर्क डन W बराबर है F इंटू एस। तो फोर्स कितना है? 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर। तो रिजल्ट कितना मिल गया हमें? 50 इंटू 20, 1000, 1000 जूल कार्य करना पड़ेगा उस वस्तु को 20 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में लाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक गन यानी कोई बुलेट या कोई बुलेट निकालती है, जो उस गन से हमने 8 बुलेट्स फायर करी हैं। कितनी फायर करी हैं? 8। किसी भी टारगेट X के ऊपर हमने किसी गन से 8 बुलेट्स पर सेकेंड टारगेट करी हैं, और हर बुलेट का जो मास है, मास ऑफ ईच बुलेट इज़ 3 ग्राम। 3 ग्राम है प्रत्येक बुलेट का मास, और उसकी स्पीड 600 मीटर पर सेकंड दे रखी है स्पीड। ठीक है, उसकी स्पीड क्या दे रखी है बुलेट की? 600 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? पावर डिलीवर्ड बाय द बुलेट्स, बुलेट के द्वारा कितनी पावर लगाई गई है। तो पावर क्या होता है? वर्क डन पर सेकेंड, कार्य करने की दर। तो यहाँ पर हम जब निकालेंगे पर सेकेंड वर्क डन, तो इसका मतलब क्या है? हम क्या निकाल रहे हैं? वर्क डन मतलब क्या है? एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 बुलेट्स पर सेकेंड, यही क्या होगा? पावर। क्योंकि स्पीड आपको दे रखी है कि एक बुलेट कि हम एक गन जो है उसमें पर सेकंड कितनी बुलेट्स फायर कर रहे हैं? 8। तो हम 8 बुलेट्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो वो हमें क्या दे जाएगी? पर सेकंड पावर। तो पावर P बराबर हो गया 8 इंटू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ mv²। तो हाफ m यानी मास कितना दे रखा है? 3 ग्राम। तो उसे हमने m के सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में, तो 3 इंटू 10⁻³ हो गया। और स्पीड कितनी दे रखी है, यानी वेलोसिटी दे रखी है उसकी 600 मीटर पर सेकेंड। तो उसका मान हमने रख दिया v²। और इसको जब हम सरल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पावर 4320 वाट। और इसको हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा पावर का 4.320 किलो वाट। तो इस तरह से हमने टोटल पावर निकाल ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बॉक्स है जिसे कि 25 न्यूटन के बल के द्वारा खींचा जा रहा है, और उसके खींचने पर उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया है? 15 मीटर। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल 30 डिग्री है तो वर्क डन कितना होगा? ये हमें निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए कैसे करेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला अभी भी वही है, W बराबर F dr cos थीटा। dr मतलब डिस्प्लेसमेंट है आपका। तो फोर्स तो दे रखा है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको 15 मीटर, और जो एंगल बनता है उनके बीच में 30 डिग्री है। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा? F 25 इंटू
डिस्प्लेसमेंट 15 इंटू कॉस ऑफ 30, कॉस ऑफ 30। यस, तो जब W बराबर 25 इंटू 15 इंटू कॉस ऑफ 30 की वैल्यू पुट करते हैं तो कॉस 30 यू नो दैट √3/2 होता है, ठीक है ना। तो √3/2 का मान रख दिया और फिर हमने इसको सरल करा तो हमें क्या मिल गया, W बराबर 324.76 जूल। तो इस तरह से हमने वर्क डन निकाल लिया। अब एक और प्रॉब्लम को लेते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, यदि कोई 2 किलोग्राम का कोई वस्तु है जिसे हम क्या कर रहे हैं, थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड, पृथ्वी की सतह से हम 5 मीटर की हाइट पर उसको फेंका है और वो वस्तु वापस पृथ्वी पे लौट के आती है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ 3 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क डन किया गया जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर की हाइट पे पहुंचता है। द वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस 5 मीटर हाइट। सेकंड केस, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट्स कम बैक टू अर्थ, जब वो ऑब्जेक्ट वापस पृथ्वी पर आ जाता है तब उस पर कितना वर्क डन किया गया ग्रेविटी के द्वारा। और सी है टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन बोथ द मोशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। और जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का अगर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है तो वो भी हमें बताना है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यह मान के चल रहे हैं कि कोई एयर या कोई किसी और तरह का कोई फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो उस स्थिति में फोर्स निकालेंगे हम, वर्क डन निकालेंगे, क्या लिए चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसमें, तो F बराबर क्या होगा, mg। गुरुत्वीय त्वरण हमेशा वस्तु को अपनी ओर खींचता है और जब वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो उस समय वस्तु कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 180। वस्तु अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है जबकि उस पर लगने वाला फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है, तो एंगल कितना होगा इनके बीच में बनने वाला, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री एंगल है तो हम W निकाल सकते हैं। W बराबर है F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो F की वैल्यू रखिए m इंटू जी से। m मास दे रखा है 2 किलोग्राम, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 5 मीटर। तो 5 मीटर की वैल्यू रखेंगे, कॉस ऑफ 180 का मान रखा और फिर इसे सरल करेंगे। कॉस ऑफ 180 कितना होता है, -1। कॉस ऑफ 180 कितना होता है, -1। ये आप ट्रिग्नोमेट्री से इसकी वैल्यू जान सकते हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखी है यहाँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू -1, और इसको सरल किया तो अपने पास क्या आंसर आ गया, -100 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में, -100 जूल। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, बी, कि जब ऑब्जेक्ट वापस फॉल बैक होता है, तो जब वापस नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा होता है
और उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होता है वो भी किस दिशा में लगेगा, त्वरण की दिशा में ही बल लगता है, तो गुरुत्वीय बल भी किस दिशा में होगा, नीचे की दिशा में ही, हमेशा सेंटर की तरफ होता है अर्थ के। तो वस्तु और बल दोनों क्या है, वस्तु का विस्थापन और उस पर लगने वाला बल, ये दोनों किस दिशा में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट है r और यही डायरेक्शन है किसकी, फोर्स की। तो इनके मध्य बनने वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल होने के कारण W की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो W बराबर क्या है, F इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस ऑफ 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। बाकी सब एज इट इज रखे जाएंगे मान। तो अपने पास W का मान कितना आ गया, 100 जूल। कितनी वैल्यू आ गई W की, 100 जूल। अब हम टोटल वर्क डन निकालें कि कितना वर्क डन किया गया ग्रेविटी के द्वारा एंटायर टिप पे, पूरी ट्रिप अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों को मिला के। तो अपवर्ड में कार्य था -100 जूल, डाउनवर्ड में कार्य हुआ है 100 जूल, दोनों को एडअप करते हैं तो टोटल कितना आ गया, 0। क्या दर्शाता है कि यह बताता है कि ग्रेविटी डज नॉट ट्रांसफर एनी एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। इसका यह तात्पर्य है कि कोई एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को नहीं दी गई है उसके पूरे एंटायर ट्रिप में। जब वस्तु को ऊपर फेंका और उसके बाद एक हाइट पे जाके जब वस्तु वापस आई है। When the object is thrown upward, जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो जो एनर्जी होती है ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ एनर्जी गेन करता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वही गेन करी हुई एनर्जी को किसको दे देता है, डिसिपेट कर देता है उस एनर्जी को, किसको, अर्थ को। वो अपनी एनर्जी अर्थ को दे देता है। तो इस तरह से रिजल्टेंट पूरे ट्रिप पर फाइनली उस ऑब्जेक्ट ने कोई भी एनर्जी गेन नहीं करी है। रिजल्टेंट गेन एनर्जी 0 है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि पूरे वर्क डन के पूरे टोटल ट्रिप में वर्क डन 0 है, जबकि जब वस्तु को ऊपर फेंका गया था तो h हाइट तक उसके पास एनर्जी थी, उसका वर्क डन था -100 जूल। जब नीचे आई तब भी उसका वर्क डन था +100 जूल, पर रिजल्टेंट पूरे ट्रिप पर उसका वर्क डन 0 रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।